हमारे इस रिवीजन की श्रृंखला में आज हम अब तक हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को कर लिया है। अब हमारा अगला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसकी बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए और फिर बाद में कुछ करंट में जो न्यूज़ रही है उसके साथ इसको ऐड करना। इसके साथ अगर पीसीएससी की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको बजट जो उस स्टेट का बजट है, जैसे यूपी पीसीएस में यूपी पीसीएस का बजट है उसको लेकर के उसको थोड़ा सा एक बार देखना है। और इकोनॉमिक्स सर्वे की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन, वहाँ कितना डेटा है, क्योंकि पीसीएससी में डेटा के सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा जो बजट में या इकोनॉमिक्स सर्वे में जो थोड़ा डेटा है उसको ज़रूर देख लेना है एक बार। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएगी, उसका रिवीजन करवाया जाएगा। और साथ ही जो करंट की चीज़ें हैं उनको भी आपको बेसिक जो मतलब जो ज़्यादा थोड़ा सा हाईलाइट रही है उस करंट की चीज़ को करवा दिया जाएगा यहाँ पर। इसमें सबसे बड़ी बात है बेसिक के अंतर्गत हम उन टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से कॉमनली सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें सबसे पहले यदि हम एक चीज़ देखें तो पहली बात तो हमारे मन में ये आता है कि इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी और एक होती है इकोनॉमी और एक होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स तो क्या एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो मैं बताती है कि किस प्रकार आपको पता है कि हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो होते हैं सीमित, ठीक है ना, और हमारी इच्छाएं होती है या हमारी ज़रूरतें होती है वो होती है असीमित। तो असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों में किस प्रकार से इनका यूज करें, हम सीमित संसाधनों का किस प्रकार से यूज करें कि हमारी जो प्राथमिकता है उनको पहले पूरा किया जा सके, इसका अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है वो विषय इकोनॉमिक्स कहलाती है। इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। एडम स्मिथ है, उसको इकोनॉमिक्स का जन्म माना जाता है। और इसी इकोनॉमिक्स को बाद में दो भागों में रैगनर फ्रिश ने दो भागों में इसको, जो एक महान इकोनॉमिस्ट थे उसने इसको दो भागों में बांट दिया इकोनॉमिक्स को। एक था माइक्रो और एक था मैक्रो। माइक्रो यानी कि जहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है वो माइक्रो आ गया, और मैक्रो जहाँ पर बड़ी इकाइयाँ जैसे गरीबी, बेरोजगारी। अब गरीबी बेरोजगारी का अध्ययन हम एक व्यक्ति के आधार पर तो नहीं कर सकते। गरीबी बेरोजगारी का अध्ययन है वो सामूहिक आधार पर, या राष्ट्रीय आय का अध्ययन है वो भी आपको पता है सामूहिक आधार पर। वो सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमी आएगी, जिसे हम समष्टि बोलते हैं, और माइक्रो को बोलते हैं हम व्यष्टि। और इन दोनों में इंटर रिलेशन भी रहता है, क्योंकि जैसे इन दोनों एक दूसरे से अलग भी होती है और कुछ हद तक इनमें इंट्रैक्शन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल दूँ अगर मैं आपको कि इन दोनों में अलग कैसे, क्योंकि अलग ऐसे कि एक एग्जांपल दो कि एक व्यक्ति अगर सेविंग करे, ठीक है ना, एक व्यक्ति अगर सेविंग करे तो वो इकोनॉमी के लिए ठीक रहता है, क्योंकि जब व्यक्ति सेविंग कर रहा है तो बैंक में जमा करा के आएगा। बैंक में क्या है कि पूंजी बढ़ेगी, बैंक उसको किसी प्रोड्यूसर क्या देगा, ऋण उधार देगा, उससे आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर इकोनॉमी में सभी लोग अगर सेविंग करने लग जाए, यानी सामूहिक रूप से अगर सेविंग करें, जैसे गवर्नमेंट सेविंग करें या अगर प्राइवेट सेक्टर सेविंग कर जाए, तो फिर इकोनॉमी में आर्थिक क्रियाकलाप ही नहीं होंगे, क्योंकि इकोनॉमी के लिए क्या नहीं मिलेगा, निवेश नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों अलग अलग कैसे, क्योंकि व्यक्तिगत आधार पर अगर आप बचत करोगे तो इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर सामूहिक आधार पर बचत करोगे तो इकोनॉमी को नुकसान होगा। इसलिए वो आर्थिक क्रियाकलापों के विपरीत चला जाएगा अगर आप सामूहिक आधार पर बचत करोगे। इसलिए माइक्रो और मैक्रो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन भाई दूसरी ओर हम देखें, इनमें लिंक देखें कि इनमें अंतर रिलेशन भी होता है। क्यों, आपको पता है एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी द्वारा अगर मजदूरी दर बढ़ा दी जाए तो उस बढ़ी हुई मजदूरी से इकोनॉमी के विभिन्न पार्टों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति की मजदूरी किसी कंपनी के वहाँ पर काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा दी तो वो एक व्यक्तिगत कार्य होगा, मतलब एक माइक्रो लेवल पर उस कंपनी का कार्य हो गया, लेकिन उसका प्रभाव है वो मैक्रो लेवल पर पड़ेगा। कैसे, अगर इस व्यक्ति की किसी कंपनी में श्रमिक की मजदूरी बढ़ा दी तो इसकी क्या है, फिर इसके पास इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ा देगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मांगेगा, डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी। और इस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए जो निवेशक है वो बाजार से ऋण लेंगे और निवेश करेंगे। तो कितना बड़ा एक व्यक्ति की, एक कंपनी की या किसी कंपनी की मजदूरी ने पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रभावित किया है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इन दोनों में रिलेशन भी होता है और इन दोनों में सेपरेशन भी होता है।
जो दोनों उदाहरण मैंने आपको दिए, एक सेपरेशन का दिया है और एक इसमें रिलेशन का दिया है। इसके बाद हमारा जो अगला फैक्टर है वो है इकोनॉमी। अब तक हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसके दो पार्ट होते हैं। अब हमारा जो पार्ट है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी ध्यान रखना, किसी क्षेत्र विशेष में एक इकोनॉमी है, वो किसी क्षेत्र विशेष में एक सिस्टम होता है जो उस देश क्षेत्र विशेष में या उस क्षेत्र विशेष में होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उन आर्थिक क्रियाकलापों की प्रकृति और उनके स्तर को बताता है। फॉर एग्जांपल, जैसे भारत एक क्षेत्र हो गया, ठीक है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों की प्रकृति देखें तो आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण, मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या होती है समाजवादी, क्या होती है मिश्रितवादी। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी पाए जाते हैं या आर्थिक क्रियाकलाप समाजवादी तरीके से भी होते हैं और वह पूंजीवादी तरीके से भी होते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कोई पूछे तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति है वो मिश्रित है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर डेवलपमेंट के आधार पर स्तर देखा जाए तो आपको पता है भारत आज एक विकासशील देश है, ठीक है ना। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो बताती है कि ये अर्थव्यवस्था बताती है कि हमारे यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार के हैं, हमारे यहाँ जो आर्थिक क्रियाकलापों का जो प्रकृति किस प्रकार के, स्तर किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें हमें अर्थव्यवस्था बताती है। तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट हो गया और इकोनॉमी एक सिस्टम है जो किसी देश के अंतर्गत, किसी क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले समस्त आर्थिक क्रियाकलापों के प्रकृति और स्तर को हमें बताता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय कौन लेता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्णय कौन लेता है। तो इसलिए थोड़ा सा इनको एक ब्रीफली जानकारी आपको दी जा रही है। जैसे अगर मैं अर्थव्यवस्था की प्रकृति बात, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। और मार्केट इकोनॉमी मतलब है कि इसमें समस्त आर्थिक क्रियाकलाप है, उस पर राज्य का कोई कंट्रोल नहीं होता। राज्य ये नहीं बोलेगा कि आप इसका प्रोडक्शन करो, राज्य ये नहीं कहेगा कि इस वस्तु की इतनी कीमत होगी, राज्य कुछ नहीं करेगा। उसमें समस्त आर्थिक क्रियाकलाप है, उनका निर्णय है वो बाजार करेगा। कैसे करेगा बाजार क्या करेगा, डिमांड और सप्लाई के आधार पर करेगा। जैसे अगर प्राइस डिसाइड होगी तो कैसे होगी, अगर किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, अगर किसी वस्तु की सप्लाई ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस गिर जाएगी। तो बाजार डिसाइड करेगा इसको कि उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। तो बाजार में जिस तरह का रुख होगा उपभोक्ताओं का, उस तरीके से उस वस्तु की कीमत घट जाएगी बढ़ जाएगी। इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। साथ ही इसमें उत्पादन क्या करना है, कैसे करना है, ये सारे निर्णय बाजार के अकॉर्डिंग ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लें आज बाजार में हम बात करें तो आज बाजार में है एग्जाम करें 2000 के टाइम पर या 2010-12 में आप देखेंगे उस टाइम कीपैड वाले फ़ोन हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा थी, तो हर कंपनी उन्हीं का प्रोडक्शन कर रही थी। आज जो डिमांड है वो आईफोन की ज़्यादा है, तो हर कंपनी आईफोन का प्रोडक्शन कर रही है और आईफोन में नई नई फीचर ला रही है। तो जिस तरीके से मार्केट की डिमांड होगी उस तरीके से एक कंपनी उत्पादन करेगी। तो इसमें कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है, कंपनी के बस में भी नहीं होती ये चीज़। ये सारी चीज़ें मार्केट के आधार पर डिसाइड होती है, क्योंकि उस कंपनी का काम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो जो मार्केट इकोनॉमी है लाभ पे काम करती है, और जिस वस्तु से जिस चीज़ से उसको लाभ मिलेगा उसी का उत्पादन करेगी। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होगी, बाजार डिसाइड करेगा कि किस वस्तु की मांग है, और जिस वस्तु की मांग ज़्यादा है एक उत्पादक उसी वस्तु का उत्पादन करेगा। और इसमें दोनों काम क्या करते हैं, उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता का टारगेट ये है कि मैं 10 रुपये अगर खर्च करूँ तो उससे मुझे मेरी मैक्सिमम जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। यानी कि उपभोक्ता सोचता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल जाए अगर वो खर्च कर रहा है पैसे को, और उत्पादक सोचता है कि अगर उसने मेहनत करी है तो उसको अधिकतम लाभ कैसे मिले, वो लेने की प्रोसेस में वो लगा रहता है। इस प्रकार की जो इकोनॉमी होती है उसे यूएसए और यूरोपीय देशों में अपनाया गया था, ऐसे बोलते हैं बाजार इकोनॉमी। इसके बाद समाजवादी इकोनॉमी है, इसके समस्त आर्थिक क्रियाकलाप का निर्धारण कौन करता है, राज्य का कंट्रोल होता है इसमें। राज्य का कंट्रोल कैसे, जैसे आपने देखा होगा पहले यूएसएसआर में क्या था कि खेती है, फसल उगाओ, उसको सरकार को सौंप दो, सरकार तुम्हें एक लिमिटेड प्राइस दे देगी। तो ये क्या है, राज्य सरकार ने मतलब सरकार के उद्योग होंगे, सरकारी उद्योगों पर प्राइस डिसाइड करेगी। वस्तुओं की कीमत है, मान लें सरकार को लग रहा है कि नहीं अभी गरीबी चल रही है तो मतलब वस्तुओं की कीमत सस्ती कर दो, तो सारा कंट्रोल उसमें सरकार के आधार पर होता है। सरकार उसमें समस्त निर्णय लेती है, राज्य नहीं, बाजार नहीं लेता। यानी कि राज्य द्वारा समस्त निर्णय लिए जाते हैं, वो होते हैं समाजवादी। क्यों लेती है राज्य ऐसा, अगर आप देखें तो राज्य इसलिए लेते हैं कि ताकि अधिकतम व्यक्तियों को कल्याण। क्योंकि अगर मान लो कि आपने पूंजीवादी इकोनॉमी अपनाई तो गरीब व्यक्ति उनको तो फायदा होगा नहीं, क्योंकि गरीब व्यक्तियों को तो ज़रूरत की चीज़ें मिल ही नहीं पाएंगी। तो उन ज़रूरत की चीज़ों के लिए वहाँ पर राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और क्या करेगा राज्य, जैसे आपने देखा होगा पीडीएस सिस्टम में राज्य क्या करता है कि गेहूँ 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो देता है, जबकि बाजार में कितने मिले 30-32 रुपये किलो 20 रुपये किलो बाजार मिल रहे। तो बाजार के आधार पर उसकी प्राइस वो होगी, लेकिन सरकार ने डिसाइड कर रखी कि उनको 1 रुपये किलो में गेहूँ दिया जाएगा।
तो उसके समस्त वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण सरकार राज्य करेगा, लेकिन राज्य का उद्देश्य इसमें क्या होता है, अधिकतम जन कल्याण। तो ये अर्थव्यवस्था होती है समाजवादी। क्या उत्पादन करना है सरकार डिसाइड करेगी, कैसे उत्पादन करना है सरकार डिसाइड करेगी। तो ये इसका एग्जाम्पल था 1991 से पहले जो सोवियत संघ रूस था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता था। इसके बाद आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि दोनों चीज़ होती है, कैपिटल वाला भी होता है या मार्केट इकोनॉमी होती है, और दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी है कि इसमें राज्य है वो मुख्य रूप से राज्य और बाजार दोनों द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। जैसा राज्य भी निर्णय लेगा, फॉर एग्जाम्पल आज का हमारा राज्य है, तो भारत में अगर देखें तो भारत की इकोनॉमी मिश्रित है। भारत में आज राज्य के भी उद्योग हैं तो प्राइवेट उद्योग भी हैं, ठीक है ना। और राज्य कैसे निर्णय, अब भारत में सरकार कैसे निर्णय देती है कि नहीं अब दुनिया डिजिटल हो रही है, तो हमने भी क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमने फोकस कर दिया, तो सरकार ने सारे आर्थिक क्रियाकलाप अपने डिजिटल कर दिए। तो सरकार भी मार्केट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने लग जाती है, और सरकार और मार्केट दोनों मिलकर के इसमें काम करते हैं, तो उस इकोनॉमी को बोलते हैं मिश्रित। जहाँ जो निजी उद्यम है उनका टारगेट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, और सरकार का टारगेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जन कल्याण करें। तो भारत है वो मुख्य रूप से इसी प्रकार की इकोनॉमी है। लेकिन भारत की इकोनॉमी को पिछले 70 साल में उसकी प्रकृति को देखें तो आपको पता लगेगा, दो भागों में देखते हैं उसको। एक होती है 1950 से लेकर के 1991, और एक 1991 से लेकर के आज तक। 1950 में 1991 में अगर हमारे देखें तो सोशलिस्ट पार्ट ज़्यादा था कैपिटल की वजह, यानी कि समाजवादी ज़्यादा थी। इसलिए देखा होगा आपने सभी सरकारी उद्योग थे, सभी सरकारी बैंक थे, प्राइवेटों की भागीदारी बहुत सीमित लेवल पर थी। अगर कोई प्राइवेट था भी तो उसको क्या है, तो 1900 जो हमारा स्वतंत्रता से लेकर के 1947 या 1991 से लेकर के अगर देखें तो इन दौरान 1991 तक हमारी इकोनॉमी में सोशलिस्ट पार्ट ज़्यादा था, यानी कि राज्य का नियंत्रण बहुत ज़्यादा था। राज्य ही वस्तु, आपको पता है बैंकों में कौन सी ब्याज दर देनी है राज्य डिसाइड करता था, ठीक है ना। बैंकों को कितना CRR SLR रखना है वो भी राज्य कंट्रोल में रहता था, ठीक है। तो और दूसरी बात, हमारी औद्योगिक इकाई है वो क्या किस वस्तु को उत्पादन करेगी वो भी राज्य निर्धारित करता था, है ना। आयात निर्यात में कंट्रोल राज्य ही रखता था। तो समस्त क्रियाकलाप है। हाँ, हमारे यहाँ हमने प्राइवेट सेक्टर को भागीदार कर रखा था लेकिन उसमें इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगा रखे थे, बहुत ज़्यादा। जैसे उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, फिर वो कुछ ही क्षेत्रों में अपनी भागीदारी निभा सकते थे, हर कोई क्षेत्र उनके ओपन नहीं था। विदेशों से वस्तुएं हम आ नहीं सकती थी, हमने खोल नहीं रखा था, विदेशी वस्तुओं पर भी हमने कंट्रोल लगा रखा था। तो इस प्रकार की प्रकृति थी हमारी 1991 से पहले। लेकिन 1991 के बाद जब हमने LPG अपनाया, LPG मतलब निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये दोनों सब। निजीकरण का मतलब है कि आर्थिक क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ा दिया जाए। उदारीकरण का मतलब है कि सरकार द्वारा जितनी प्रतिबंध लगा रखें उनको खोल दें और निजी क्षेत्र को व्यापार करने में आसानी हो, आर्थिक क्रियाकलाप में आसानी हो। और वैश्वीकरण का मतलब है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ जोड़ दूँ। जो दूसरे देशों पर तुमने प्रतिबंध लगा रखे वस्तुओं के आयात निर्यात पर उनकी सीमा निर्धारित कर रखी है या उन पर विभिन्न प्रकार की कस्टम ड्यूटी लगा रखी है, उसको हटा दो और उसके लिए ओपन कर दो, उसे बोलते हैं वैश्वीकरण। 1991 में हमारा जो पार्ट देखे 1991 से लेकर के आज हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी वाला जो पार्ट है वो बढ़ गया। आज हमारी इकोनॉमी में आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, सरकार के पास कुछ ही इंडस्ट्री बची हुई है, समस्त निर्णय ज़्यादातर अब सरकारी बाजार के माध्यम से लेती है। तो इस प्रकार देखें जो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति है। और हम डेवलपिंग फेज में देखें तो 1947 से लेकर के लगभग 1970-80 के दशक में हम एक तरह से हमारी डेवलपिंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वर्तमान हम हाई मतलब अच्छी डेवलपिंग फेज में हैं, हमारी विकास दर बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से कोरोना से पहले विकास दर भी काफ़ी तेज़ गति से प्रगति कर रही थी। तो उस आधार पर अर्थव्यवस्था की ये प्रकृति है, तो ये ऐसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था। इसके बाद एक अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याएँ होती हैं। समस्या क्या होती है कि अर्थव्यवस्था में कैसे उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, किसकी तरह उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन का मतलब है कि उत्पादन के साधन कौन से यूज करें। अगर हमें उत्पादन करना है तो कौन से साधन यूज करें, क्या पूंजीगत साधनों का प्रयोग करें या श्रम का। पूंजीगत साधनों का मतलब मशीन यंत्रों का प्रयोग करना। तो अगर हम मशीनों का यूज करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, सही बात है, क्योंकि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। और यदि हम श्रम का यूज कर लिया तो आपको पता है कि हमारी वस्तुओं में गुणवत्ता नहीं आएगी, स्पीड नहीं आएगी उनके उत्पादन में, तो वो भी हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट या घरेलू मार्केट में वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हमारे लिए गलत है। तो इसलिए एक अर्थव्यवस्था इन दोनों में बैलेंस करके चलती है। लेकिन हाँ, एक अर्थव्यवस्था अपने विकास की प्रारंभिक फेज में होती है। अगर वो व्यवस्था गरीब है और वो डेवलपिंग की ओर बढ़ रही है तो पहले शुरू में श्रम पे ज़्यादा फोकस करेगी। क्यों? क्योंकि एक तो लोगों को रोजगार देना उसका उद्देश्य हो जाएगा, और दूसरी उसके पास सीमित साधन होते हैं, इतना पैसा नहीं होता कि पूंजीगत व्यय खर्च कर सके। लेकिन जैसे जैसे उसके पास लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उसके पास इकोनॉमी में पैसा आ जाएगा, उसके बाद वो पूंजीगत जो निवेश है उसको बढ़ाएगी ताकि वस्तुओं की गुणवत्ता भी बढ़ जाए, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या उत्पादन किया जाए,
तो क्या उत्पादन किया जाए मतलब है क्या हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ताओं के अंतिम यूज के लिए उपभोक्ताओं को संतुष्ट करती हैं, ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं। जैसे खाद्यान्न वस्तु, टीवी, ये सभी क्या उपभोक्ता वस्तुएं। और पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका खरीदने से उनका खरीद करके उनका यूज करने से एक नई पूंजी की रेट होती है, उसे बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं, जो नई पूंजी का निर्माण करती है। जैसे कोई मशीन ली, अगर किसी ने बिस्कुट बनाने की कंपनी, बिस्कुट बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई मशीन लिया तो मशीन का यूज करेगा, जैसे तो उसका यूज करेगा, उससे पैसे कमाएगा। तो इस तरीके से मशीन, अगर सड़क का हमने निर्माण कर दिया तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, तो हमें नई पूंजी मिलेगी। तो इसलिए उसे बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं। लेकिन अब ध्यान रखो, एक अर्थव्यवस्था अगर मान लो उपभोक्ताओं पर ज़्यादा खर्च कर दिया, उपभोक्ता वस्तुओं पर, तो फिर उसके पास इनकम नहीं आ पाएगी, क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं से इनकम ज़्यादा नहीं आती। इनकम आने के लिए उसके बाद पूंजीगत वस्तु पर निवेश होना चाहिए। तो इसलिए एक अर्थव्यवस्था हमेशा बैलेंस बना के रखती है कि दोनों पर खर्च किया जाए। इसलिए जब कोई अर्थव्यवस्था अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है विकास के में, जब कोई गरीब से अल्पविकसित से विकासशील हो जाती है, तो पहले वो लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करते हैं। जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भुखमरी थी, गरीबी थी, तो हमने उपभोक्ता वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा व्यय किया। लेकिन जैसे जैसे हमारी भुखमरी, गरीबी तुलनात्मक रूप से कम हो गई, उसके बाद हमने पूंजीगत वस्तुओं पर भी खर्च करना चालू किया, ताकि हमें नई पूंजी आए और हमारे आर्थिक क्रियाकलाप और रेवेन्यू बढ़े। तो इसी प्रकार की एक अर्थव्यवस्था अपना निर्णय लेती है। इसके बाद होता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो उत्पादन मुख्य रूप से उसी देश विशेष में वहाँ की जनसंख्या की डिमांड के आधार पर किया जाता है। अब मान लो एक एग्जांपल दूँ, जैसे BMW अगर किसी कंपनी ने कार बनाई, BMW कार बनाएंगे, अगर वो कार बेचने चला गया अफ्रीका में, तो उसकी कार बिकेगी नहीं कभी, क्योंकि वहाँ लोगों की इनकम इतनी अच्छी है नहीं कि उसको खरीद सके। हाँ, वो बिकेगी यूरोप के मार्केट में, वो बिकेगी अमेरिका के मार्केट में, वो बिकेगी भारत के रेयर मार्केट में। भारत में भी उसकी डिमांड है, वो रेयर होगी, क्योंकि भारत के लोगों के पास भी इतनी, मतलब जो कुछ लोगों को छोड़ करके ज़्यादातर कुछ ही लोगों के पास BMW मिलेगी भारत में, जो 1% लोग हैं जो उस श्रेणी में आते हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोप में लोगों के पास जीवन स्तर बहुत हाई है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ वस्तुओं की डिमांड इस प्रकार की होंगी। अब अफ्रीका में वस्तुओं की डिमांड कैसे होंगी, वहाँ पर दूध की, मतलब वहाँ छोटी वस्तुएं जो मीडियम उनकी कीमत रहें, उन वस्तुओं की अफ्रीका में डिमांड रहेंगी। तो जैसा मार्केट होगा वहीं उत्पादन उसी प्रकार का किया जाना चाहिए। अफ्रीका में जाकर के कोई BMW का प्लांट लगाता है तो बेवकूफ़ी होती है फिर। तो इसलिए वहाँ पर तो नैनो का प्लांट हुआ, ऐसा प्लांट लगना चाहिए, या वैगनर का प्लांट है, i100, जो i20, i10 जो बुक है, इस तरीके से, मतलब कहने वाला जैसी मार्केट की लोगों की डिमांड होगी उसी तरीके से आप वस्तुएं उत्पादन करो। ये जो तीनों समस्या हैं, ये ध्यान रखना, इसी के आधार पर हर इकोनॉमी अपना निर्णय लेती है और इसी के आधार पर इकोनॉमी चलती है आगे। इसके बाद हमारे पास एक शब्द आते हैं आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। ये दोनों चीज़ आपने सुनी होगी। कई बार हम दोनों चीज़ों को एक मान के बैठ जाते हैं कि आर्थिक वृद्धि ही आर्थिक विकास है, लेकिन यदि हम इनको थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखें तो इनमें अंतर निकल के आता है। अंतर देखें, आर्थिक वृद्धि का मतलब है कि किसी देश की GDP में या उसकी पर कैपिटल इनकम में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो उसे बोलेंगे हम आर्थिक वृद्धि। और आर्थिक विकास का मतलब है कि देश में GDP तो बढ़े, लेकिन क्या उसको गुणात्मक हो रही है, नहीं हो रही। जैसे उसमें क्या शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, क्या स्वास्थ्य का स्तर बढ़ रहा है, क्या लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, नहीं सुधर रहा। तो ये चीज़ अगर उसमें हो रही है तब मानेंगे कि हाँ, उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक वृद्धि डेटा को बताती है, आर्थिक विकास उसकी गुणात्मक क्षमता को बताता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, आर्थिक वृद्धि है, उसमें आपको ये सकता है कि हाँ, देश की GDP बढ़ रही है, तो लेकिन आर्थिक वृद्धि से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वहाँ आय का वितरण किस तरीके से हो रहा है, जबकि आर्थिक विकास इस चीज़ को बता देगा कि आय का वितरण किस प्रकार से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाँव है और इसका क्या हुआ, तो जो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि क्यों आर्थिक वृद्धि है वो आर्थिक विकास को, मतलब वो आय के वितरण को शो नहीं कर सकती। मतलब ऐसा नहीं कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि उसका फायदा सभी लोगों को मिल रहा है। आर्थिक विकास इस चीज़ को शो करेगा। जैसे एक गाँव में A, ठीक है ना, अब इस गाँव में मान लेता, मैंने एक जगह दी है, एक यूनिट दी है, एक जगह बताइए आपको कि एक गाँव है, यानी एक विलेज है, A है, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें मान लेते हैं कि 2011 में उसकी अगर उसकी इनकम में टोटल बताऊं, 10 परिवार वहाँ रहते हैं और 10 परिवारों की इनकम टोटल है 1000 रुपये, ठीक है ना, 1000 रुपये है। और 2013 में ये बढ़ करके इसकी इनकम हो गई मान लें 15,000 रुपये, मतलब 2000 रुपये मान लेते हैं, 2000 रुपये हो गए, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि मान लेते हैं कि 1000 रुपये में किसी एक परिवार की इनकम थी 500
मतलब 900 थी और बाकी परिवारों की किसी को 50, किसी की 30, किसी की 10, ऐसे किसी की 5, किसी की 2 ऐसे थी। तो अब इसके बाद मान लें इनकी वृद्धि हुई, तो इसमें जो इनकम बढ़ी है 2000 हुई, इसमें इसी व्यक्ति की बढ़ी मान लें 1800 रुपये। एक व्यक्ति की 1800 हो गई, बाकी की कोई 10, 20, 30 हो गई। तो अगर आपको देखें कि आप कह सकते हैं कि नहीं यार उस गांव में तो वृद्धि तो हुई है, कि पहले वो एक गाँव 1000 रुपये की उसकी जीडीपी थी, आज उसकी 2000 रुपये की जीडीपी हुई। लेकिन अगर देखो इसको तो आय का वितरण समान नहीं हुआ है। वो उस गाँव के 90% लोग अभी गरीब हैं, तो आर्थिक विकास उसको नहीं कह सकते। अब आप देखोगे तो उस गांव में अगर आप जाओ देखोगे तो एक ही घर आपको बढ़िया सारी फैसिलिटी से युक्त मिलेगा, बाकी झुग्गी झोंपड़ियाँ मिलेंगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो गांव विकसित हो चुका। या अगर एक घर बहुत एडवांस मिलेगा तो वहाँ स्कूल कॉलेज नहीं मिलेंगे वहाँ पर मुख्य रूप से, क्योंकि और की इनकम ही नहीं है और तो बहुत गरीब है। तो हम इस आधार पर आय के वितरण, इस आधार पर ये नहीं कह सकते वो आर्थिक विकास कर चुका। आर्थिक विकास कब करेगा? जब उस गाँव में सभी के पास शौचालय होगा, उसकी इनकम होगी, हर व्यक्ति की इनकम में वृद्धि होगी, तब वो आर्थिक विकास दिखेगा। और आर्थिक विकास दिखता कैसे दिखेगा कि किसी गांव में अगर शौचालय व्यवस्था हो गई, वहाँ पर बढ़िया सड़क है, वहाँ पर स्कूल है, तो उससे पता लगेगा हाँ ये गांव अब विकास की ओर बढ़ा है। तो इसलिए आर्थिक वृद्धि केवल हमें आंकड़े देती है, आर्थिक विकास हमें आय का सूचक करता है, आय का वितरण बताता है कि किस प्रकार वितरण होता है। इसके अलावा आर्थिक क्रियाकलापों में हम केवल आर्थिक जो वृद्धि है उसमें केवल आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल करते हैं, जबकि आर्थिक विकास में ये भी देखते हैं कि मान लो हमारी जीडीपी 1000 रुपये बढ़ी, लेकिन इससे पर्यावरण पर 200 रुपये का नुकसान हुआ, तो रियलिटी में हमारा आर्थिक विकास 800 रुपये हुआ है। तो आर्थिक विकास है वो पर्यावरणीय नुकसान को भी आकलित करता है, जबकि आर्थिक वृद्धि नहीं करती। आर्थिक वृद्धि क्या बोलेगी? हमारी 1000 रुपये वृद्धि है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना वृद्धि की अगर मैं बात करूँ तो विकसित देशों के लिए ठीक है, क्योंकि वह बेसिक नीड, वहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लोगों को पहले मिल चुकी है। लेकिन विकासशील देशों के लिए गरीबी भुखमरी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ सबकी भागीदारी आर्थिक क्रियाकलाप में होनी चाहिए, तब विकास होना वहाँ ज़रूरी है। क्योंकि देखो अमेरिका में बात करें, वहाँ शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, लोगों की सड़कें बनी हुई है, बढ़िया हाई स्टैंडर्ड वहाँ पर इमारतें बनी हुई है, तो अमेरिका एक तरह से विकसित हो गया, तो वहाँ आर्थिक वृद्धि होगी वो ठीक है, क्योंकि वहाँ अब लोगों को ज़रूरत भी नहीं है चीज़ों की ज़्यादा। भारत में क्या है कि अभी भी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा बेघर है, लोग गरीब हैं, तो उनके लिए तो आपको उनको सुविधा देने के लिए आर्थिक विकास ज़रूरी है। उनको शिक्षा की व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, तो आपके लिए आर्थिक विकास ज़रूरी है। इसलिए विकासशील देशों में आर्थिक विकास बहुत ज़रूरी होता है, जबकि विकसित देशों में आर्थिक वृद्धि से भी काम चल जाता है। अब आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले 2 तर्क होते हैं किसी भी देश में, जो 2 तरह के जो तत्व हैं वो डिसाइड करते हैं। एक होता है आर्थिक तत्व और एक होता है गैर आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व में अगर किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन है तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है उसकी इकोनॉमी के लिए कच्चे माल को प्रोडक्शन देते हैं। जितने भी बड़े देश विकसित हुए उनमें उनकी बड़ी भूमिका रही थी आर्थिक प्राकृतिक संसाधनों की। चाहे आप बात कर सकते हो इंग्लैंड की, इंग्लैंड में आपको पता है कि वहाँ प्राकृतिक संसाधन है, बड़ी मात्रा में लोहा इस्पात आया और वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई। अगर बात कर रहे हो आप आज चाइना में, तो चाइना में रेयर अर्थ एलिमेंट है वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो चाइना आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। यूएसए की बात करें तो वहाँ तेल के भंडार, सेल खनिजों के भंडार बड़ी मात्रा में पाए गए। तो प्राकृतिक संसाधन किसी देश के विकास के लिए जरूरी है। और आप ये बात करो यूएई, ये यूएई अरब कंट्री सारे डेवलप किससे हो गए? इनके पास तेल मिल गए। तो प्राकृतिक संसाधन किसी देश के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन उनका यूज है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राकृतिक संसाधन है, जैसे अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधन है लेकिन उनका दोहन नहीं है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं, तो इसलिए उनका वैज्ञानिक यूज होगा तभी प्राकृतिक संसाधन काम आएंगे। दूसरी बात जनसंख्या, अगर किसी देश की जनसंख्या 2 तरह से काम आ सकती है, एक तो कुशल श्रमिक हो सकती है और दूसरी जिस देश की जनसंख्या होगी वहाँ डिमांड अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होंगी। तो भारत क्या है आज डिमांड, भारत एक बड़ा मार्केट है, इसलिए तो विदेशी कंपनी यहाँ पर आने की कोशिश करती हैं। तो जनसंख्या 2 तरह से आप यूज कर सकते हो, एक तो आपके लिए डिमांड, क्योंकि उस जनसंख्या के लिए आप वस्तुएं दे सकते हो, वो वस्तुएं आप जनसंख्या आप पे वस्तुएं मांगेगी, डिमांड करेगी और उसकी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए उसको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो जनसंख्या 2 तरह से हमारे लिए काम आते हैं, लेकिन जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? नियंत्रित। अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं है तो वो प्राकृतिक संसाधनों पर या हमारे संसाधनों पर वजन बन जाएगी और वो हमारे लिए एक बड़ा नुकसान देगा, ठीक है ना। इसके अलावा पूंजी निर्माण का मतलब है, मतलब आपका किसी भी अर्थव्यवस्था में जो नई पूंजी है उसका क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूंजी निर्माण बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हो पूंजी निर्माण का मतलब है अगर हमारा नई पूंजी है उसके लिए पूंजी, इसलिए हमें मशीन या कैपिटल पूंजी पर निवेश करना पड़ेगा। और उसके अलावा विदेशी पूंजी, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो विकासशील देश है उन विकासशील देशों का व्यय ज़्यादा होता है किससे? आय से, इसलिए वो हमेशा घाटे में रहते हैं और करना भी जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ सरकार को खर्च ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि विकास की ज़रूरत होती है। इसलिए अब इस घाटे की पूर्ति करने के लिए उसके पास 2 तरीके होते हैं, या तो ऋण ले या इसकी पूर्ति करने के लिए वो निवेश ले।
तो ऋण तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो चुकाना पड़ता है। इसलिए अच्छी चीज़ ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी अनुकूल परिस्थितियाँ क्रिएट करके हमें निवेश बढ़ाना चाहिए। और निवेश किसी देश में ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। अब कोई पाकिस्तान जाके निवेश नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति सही नहीं है, पाकिस्तान की जो रूल रेगुलेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो सही नहीं है। तो निवेश के लिए हमें अनुकूल परिस्थितियाँ भी बनानी पड़ती है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए निवेश एक अच्छा साधन है, और निवेश को लिए हमें एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा। फिर इसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए आपने देखा होगा यूरोप के लोग हैं वो प्रारंभिक दौर से ही साहसी थे, तो उन्होंने रिस्क उठाना जरूरी होता है, क्योंकि उद्योगों को बढ़ावा देना। आज हमारे क्या है कि लोग सरकारी नौकरी में ज़्यादा जाना चाहते हैं, क्योंकि रिस्क से डरते हैं। अगर वो प्राइवेट काम करें, रिस्क उठाए, तो निश्चित रूप से वो एक दिन बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति जिस समाज में पाई जाएगी, वो समाज बहुत ज़्यादा विकास करेगा, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा पारसी समुदाय है, ये रिस्क बहुत उठाता है, तो बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में फेमस भी है। इसके अलावा गैर आर्थिक क्रियाकलापों में किसी क्षेत्र का सामाजिक स्थिति, अगर मान लें सामाजिक स्थिति है, अगर किसी समाज में मान लें बहुत ज़्यादा रेडिकलिज्म में अंधविश्वास है, तो आर्थिक क्रियाकलापों में ज़्यादा भागीदारी नहीं लेगा। कैसे कि महिलाओं को आर्थिक क्रियाकलाप में भागीदारी नहीं लेने देगा। और अगर एक समाज बहुत ज़्यादा ओपन है, तो महिलाएं भी आर्थिक क्रियाकलाप में भागीदारी लेंगी। और ऐसा बोला जाता है कि जब महिलाएं आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेंगी, तो हमारी जो GDP है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने को मिलेगी। राजनीतिक स्थिति, अगर लॉ एंड ऑर्डर सही है आपके, अगर अफगानिस्तान जैसी स्थिति है, तो क्या आर्थिक विकास होगा आपका। और यदि आपकी स्थिति भारत जैसी है, जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ सभी प्रकार की स्वतंत्रता है, जहाँ कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं, तो डेफिनेटली वहाँ आर्थिक क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा होंगे। आप देख लो 1991 से लेकर 2014 तक भारत का विकास न होने का एक कारण था राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि जॉइंट सरकार थी। जो संयुक्त सरकार थी वो डिसीजन नहीं ले पाती थी कई चीज़ों के लेकर के, तो इसलिए विकास की गति थोड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं हो पाई। इसके लिए आपकी राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, राजनीतिक केंद्र में शक्ति भी होनी चाहिए, और वो अच्छी तरीके से कोई भी डिसीजन ले सकें। धार्मिक ऐसे कि कुछ धर्म ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पारसी समुदाय, तो पारसी समुदाय बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है ना। आपने देखा यहूदी समुदाय, ये भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन वहीं वहाँ अन्य समुदाय के लोग हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, है ना। जैसे अगर उदाहरण लिया है तो मुख्य रूप से जैसे इस्लामिक धर्म के दो लोग हैं, ज़्यादातर लोग इसमें बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। ये आर्थिक क्रियाकलापों में, बड़े बिजनेसमैनों में इसकी भागीदारी सीमित है। तो उसका रीज़न इसकी सामाजिक जो धार्मिक स्ट्रक्चर है वो भी एक प्रभाव जमाता है। कुल मिला के मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आर्थिक क्रियाकलापों में ये आर्थिक विकास को डिसाइड करते हैं किसी देश के को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद अगर मान लें कोई देश, मान लें भारत का उदाहरण लें, तो कोई देश अगर अपने विकास क्रम में आगे बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल पहले बहुत ही गरीब था, जैसे भारत। मैं भारत का 1947 से दे रहा हूँ स्थिति। 1947 में हमको पता है हम बहुत गरीब थे, हम बहुत अल्पविकसित थे, अर्थव्यवस्था कोई गति नहीं थी, हमारी खुद की अर्थव्यवस्था ही नहीं थी उस टाइम, हम पूरी तरह इंग्लैंड पे डिपेंड थे। तो इसमें क्या होता है, जब कोई देश अपना विकास करता है तो उसमें कई बदलाव देखने को मिलता है। पहला, उस देश के विकास के अंतर्गत सबसे पहला बदलाव क्या होगा कि राष्ट्रीय आय के स्वरूप में बदलेगा। जैसे 1947 में अगर देखें तो हमारी GDP का लगभग 70% हिस्सा कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर से। लेकिन आज हमारे GDP का एग्रीकल्चर का हिस्सा कितना है, 70% है, जबकि सर्विस सेक्टर का हिस्सा जो 56% से अबव है वो सर्विस सेक्टर का है। तो हिस्सेदारी बदली या नहीं बदली, तो आय का स्वरूप बदला। पहले हमारी GDP की इनकम थी एग्रीकल्चर, आज सर्विस सेक्टर। तो जैसे जैसे हम विकास की ओर जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का GDP में रेशियो घटता चला जाता है। एग्रीकल्चर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर में हमारा इनकम कम होने लगे, नहीं, परसेंटेज ऑफ GDP है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे रोजगार के सृजन में, अब आपने देखा होगा 1947 में हमारे GDP में रोजगार देता था 75% या 80% रोजगार देता था कौन, एग्रीकल्चर। आज एग्रीकल्चर देता है 50% के लगभग रोजगार। यानी कि जैसे जैसे हमारे किसी देश का विकास होता जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में उसका रोजगार का रेशियो बढ़ता जाएगा, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उसका रोजगार का रेशियो बढ़ता चला जाएगा, अगर वो देश विकास की श्रेणी में। ये चीज़ आपको पॉइंट आउट करनी चाहिए। औद्योगिक उत्पाद के स्वरूप में देखें तो जब हम प्रारंभिक अवस्था में होता है, कोई गरीब होता है कोई देश, तो वो क्या करता है, पहले उसकी जरूरतों को पूरा करता है, बेसिक नीड्स, कि पहले खान पीन को मिल जाए, तो पहले वो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, उपभोक्ता वस्तुओं की जो पूर्ति कर चुका होगा, उसके बाद उसको लगता है कि अब देश की GDP और इनकम को बढ़ाने के लिए हमें पूंजीगत वस्तुओं पर भी क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। तो फिर वो पूंजीगत वस्तुओं को निवेश करेगा। व्यापार के स्वरूप में देखें, देखो हम जब प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में हम कमी करते हैं शुरू में, और विनिर्माण एवं अंतिम वस्तुओं के निर्यात वृद्धि करते हैं। क्योंकि प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात अगर हम करेंगे तो उनसे हमें ज़्यादा इनकम नहीं मिलेगी, हमें इनकम मिलेगी विनिर्मित वस्तुओं से या अंतिम वस्तुओं से। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे करेंगे, देखो अगर हमें विकास में शुरू में हमें तो क्या करना है कि हमारे पास कच्चा माल मतलब प्राकृतिक वस्तु प्राथमिक वस्तुएं रहती है, क्योंकि हमारे पास अभी तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा एडवांस नहीं निकला होता है।
तो क्या करता है कि वो देश प्रारंभिक क्षेत्र में क्या करेगा, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करेगा, लेकिन बाद में उसको अगर ज़्यादा वैल्यू एडिशन करना है तो धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ेगी, जो विनिर्माण क्षेत्र में भागीदारी निभाएगा। जैसे भारत पहले एग्रीकल्चर पे ही पूरा तरह निर्यात करता था, अब भारत विनिर्माण क्षेत्र में निर्यात करने लगा। तो क्यों? क्योंकि अब हम विकास के दूसरे क्रम में पहुँच चुके हैं, ठीक है। और साथ ही पूंजीगत वस्तुओं को हम आयात करेंगे, क्योंकि पूंजीगत वस्तुएं हमारे देश में लगा करके उनसे नई पूंजी क्रिएट करेंगे। तो इससे भी, और ऑब्वियसली जो देश विकास के क्रम में आगे बढ़ जाता है वो ऐसा ही काम करता है। आपको पता है जब हमारा विकास होता है तो हमारी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो रिसर्च अनुसंधान पर खर्च करेंगे। अब ये तो है नहीं कि 1947 में लोग तो मर रहे भूखे और हम खर्च करें रिसर्च अनुसंधान पर, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। इसलिए हम रिसर्च अनुसंधान पर खर्च करेंगे कब? जब हमारी इकोनॉमी थोड़ी बूम होने लग जाएगी। फिर हम रिसर्च अनुसंधान पर खर्च करेंगे तो नई तकनीक आएंगी, नई तकनीक नई वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करेंगे, उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो फिर उनसे इनकम अच्छी मिलेगी और फिर साइकिल ऐसे चलते चला जाएगा। तो इस तरीके से एक अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की चीज़ें चेंजेस होती है। इसके बाद किसी अर्थव्यवस्था को अगर आपको देखना है तो आर्थिक एवं सामाजिक लेखन, अर्थव्यवस्था का मापन किस तरीके से करते हैं कि उस देश में आर्थिक विकास हुआ है, तो उसके लिए कुछ मापक होते हैं। उन मापकों को देखेंगे, ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है, उनको जारी कौन करता है और इनसे क्या क्या पता लगता है। तो इसमें हम सबसे पहले इन मापकों में सबसे पहले लेते हैं हम HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR को, इस रिपोर्ट को सबसे पहले 1990 के समथिंग में जारी किया गया था और इस रिपोर्ट की थीम थी कि सभी के लिए मानव विकास। और इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, आपको पता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस रिपोर्ट को तैयार किया था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने, इन्होंने तैयार किया। और ये रिपोर्ट, ध्यान रखना, इस रिपोर्ट में एक बहुआयामी ह्यूमन डेवलपमेंट को लिया गया। 1990 में इस रिपोर्ट में एक सूचकांक आता था, वो था HDI, लेकिन उसके बाद 2010 में इसमें IHDI को जोड़ दिया, फिर 2014 में इसमें GDI को जोड़ दिया, फिर इसमें लैंगिक असमानता सूचक को जोड़ दिया और फिर MPI को जोड़ दिया। तो इसमें इतने सूचक आने लगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। उसमें से एक, हम सबसे पहले एक को देखते हैं, HDI क्या होता है। तो HDI को अगर देखें, HDI में 3 घटक होते हैं, ध्यान रखना, 3 घटक है। एक 3 उसमें सूचक होते हैं। एक होता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा में आपको जानते हैं कि किसी देश के लोगों की जीवन कितने दिन तक वो जीवित रहते हैं, इनकी एवरेज आयु जीवन प्रत्याशा होती है, ठीक है ना। और दूसरा शिक्षा, शिक्षा में ये लेंगे, आपको पता है, एक तो वयस्क साक्षरता लेते हैं और एक साक्षर नामांकन लेते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक स्तर, प्राथमिक मतलब 8वीं तक, द्वितीयक मतलब 10वीं तक, और तृतीय मतलब हायर एजुकेशन वाली चीज़। तो उसमें लोगों ने कितना नामांकन किया है, कितना एनरोलमेंट किया है, उसके आधार पर। और तीसरा परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर जो वो होती है, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर वहाँ लोगों की इनकम कितनी। अब ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ समझ जाए, क्रय शक्ति क्षमता का मतलब है कि ये सामान तो उस देश की ज़्यादा होगी जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ लोगों की डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब उनकी क्रय शक्ति ज़्यादा है, तभी तो डिमांड कर रहे हैं, तो उस देश की पीपी ज़्यादा होगी। अगर आप भारतीय इकोनॉमी को देखें तो भारतीय इकोनॉमी नॉर्मल तो 5वें नंबर पर आती है, नॉर्मल GDP के आधार पर, इनकम के आधार पर देखें तो, लेकिन PPP के आधार पर देखें तो भारतीय इकोनॉमी तीसरी इकोनॉमी है। पहले पाएगी चाइना, दूसरे पाएगी USA और तीसरे पे इंडिया है, ठीक है ना। तो तीसरी इकोनॉमी PPP के आधार पर। इसका मतलब यहाँ लोगों की जो परचेजिंग पावर पैरिटी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है अब समय के साथ, तो उसकी डिमांड बढ़ना चालू हो गई, उनकी इनकम थोड़ी बढ़ने लग गई। तो उसको भी इसमें 3 घटकों को रखेंगे, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा गुणम और ये। उन 3 घटकों के आधार पर आपको पता है कि इसमें नंबरिंग होती है हर साल, और नंबरिंग होती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। और हर साल इसकी रैंक निकलती है। नॉर्मली भारत की रैंक है 130 के आसपास रहती है इसमें। तो इसमें भी आपको देखा होगा निम्न HDI, यानी कि 0 से लेकर 0.55 तक अगर किसी को अंक मिलें तो वो आएगी निम्न HDI में। अगर 0.551 से लेकर के 0.699 तक मिले तो मध्यम, और उच्च का मतलब 0.7 से लेकर के एंड तक, मतलब 1 तक या वो मिलते हैं, वो होती है उच्च HDI वाले देश। तो भारत है वो मध्यम HDI वाले देशों में आता है। इसका डेटा है वो कारण अपन देख लेना कोई रिपोर्ट में कि कितने नंबर की रैंक है भारत से, लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन जारी करता है और उसके मापक क्या है। IHDI क्या करता है, देखो HDI में आप भारत, अमेरिका, विभिन्न प्रकार के देशों में कंपेयर करते हैं कि कौन सा किस रैंक में। IHDI का मतलब भारत के अंतर कितनी असमानता है, जैसे केरल कितना एडवांस है और झारखंड कितना पिछड़ा है, तो देश के भीतर कितनी असमानता HDI को लेकर के उसका मापक IHDI के माध्यम से किया जाता है। और भारत में पिछले वर्षों में IHDI में अच्छी इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब राज्यों के बीच में जो असमानता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसको बोलते हैं IHDI। ये HDR रिपोर्ट का ये भाग है, आपको पता है।
और अभी आपको पता है गरीबी का जो मापक है उसे वो होता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अंतर्गत आपने देखा होगा कि इसमें मुख्य रूप से 3 तो मेन मापक हैं, 3 तो, और उसके बाद 10 सब मापक हो जाएंगे इसमें। तो 3 कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। 3 में अगर स्वास्थ्य में देखें तो स्वास्थ्य में एक है पोषण का स्तर, कि वहाँ लोगों का पोषण स्तर कैसा है। दूसरा, बाल मृत्यु दर कितनी है वहाँ पर, और बाल मृत्यु दर का मतलब प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में कितने लोग बच्चे 6 महीने, इसका क्राइटेरिया ये इतने दिनों मर जाते हैं, तो बाल मृत्यु दर उसे बोलते हैं। अब आपको बताया ये ऐसा मत सोचना कि स्वास्थ्य में इन चीज़ों की जगह है, ये इस चीज़ को है अगर किसी देश का हेल्थ स्थिति अच्छी है तो वहाँ बाल मृत्यु दर बहुत कम होगी, और अगर वहाँ बाल मृत्यु दर ज़्यादा है तो उस देश की हेल्थ स्थिति चल रही है, हेल्थ सुविधाएं वहाँ पर अच्छी रहेंगी। तो इसलिए ये मापक कर देगा कि देश मतलब उसमें लोगों की गरीबी की स्थिति। अब ऑब्वियसली अगर किसी परिवार में अगर कोई बच्चा मर जाता है तो अगर उसकी इनकम कम है तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से उसका इलाज नहीं करवा पाया, अगर उसने या उसके गर्भवती जब महिलाएं थी जिसका ढंग से पोषण नहीं हो पाया, तो संकेत दे देगा कि वो गरीब था। क्योंकि कोई व्यक्ति की पहली जो नेसेसिटी होती है या पहली प्रायोरिटी वो देता है कि अब जीवन को। तो अगर जीवन ही वो बचाने में असंभव हो रहा है, इसका मतलब और सुविधा तो उसके पास क्या होंगी अगर वो जीवन बचाने में अगर असफल हो रहा है तो इसलिए स्वास्थ्य में 2 फैक्टरों को लिया जाता है। शिक्षा में नामांकन वर्ष और उपस्थिति। नामांकन वर्ष का मतलब है एक तो व्यक्ति कब एडमिशन लेने आया, अगर व्यक्ति को 5 साल में 7 साल में लेके आया इसका मतलब वो गरीब था, शुरू में उसकी सुविधाएं नहीं हो पाई। और अगर कोई व्यक्ति ने जल्दी एडमिशन ले लिया तो उसके घर वालों की स्थिति ठीक ठाक। और उपस्थिति, कई बार क्या लोग एडमिशन लेकर के गरीब होने की वजह से बच्चों को काम पे लगा देते हैं, तो अगर कोई बच्चा ज़्यादा दिन तक प्रेजेंट रहा है तो इस बात का संकेत है कि वहाँ गरीबी का लेवल थोड़ा कम हो रहा है, और कम प्रेजेंट रहा है तो इसका बात का संकेत है कि वहाँ गरीबी का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए इन मापकों को लिया गया है। और जीवन स्तर, उसमें मकान, पेयजल, शौचालय, बिजली और संपत्ति 6 साल होनी चाहिए। इन 10 के आधार पर MPI है उसका हम सूचकांक जारी किया जाता है, और इसमें MPI के अंतर्गत गरीबी की तीव्रता का आकलन किया जाता है। जैसे मान लें ये MPI का एक रेशियो हो गया, अब इस रेशियो से कितना मतलब मान लें 10 घटक है, अब 10 घटक में अगर मान लें कोई व्यक्ति 3 घटकों की पूर्ति कर पा रहा है और 8 वो नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब व्यक्ति ज़्यादा गरीब है। अगर एक व्यक्ति 3 की कर पा रहा है, 7 की नहीं कर पा रहा तो उसकी तुलना में कम गरीब है। ये व्यक्ति 4 कर पा रहा है, 6 नहीं कर पा रहा, इसकी तुलना में वो और थोड़ा सा मतलब उसकी स्थिति ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति 6 कर पा रहा, 4 नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब उसकी स्थिति ठीक है। तो मतलब इसमें गरीबी का हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा गरीब है उसका भी इसमें आकलन किया जा सकता है। ठीक है ना, ये है MPI का सूचक, इसको ध्यान रखना। इसके बाद आपने एक चीज़ देखी, आप देखो सवाल पूछते हैं लॉरेंज वक्र किसका संबंध करता है, तो लॉरेंज वक्र में ध्यान रखना 2 चीज़ों का संबंध बताता है कि किसी देश की जनसंख्या और उस जनसंख्या द्वारा अर्जित की गई आय का वितरण है, इसको दिखाता है। यानी कि अर्जित आय और जनसंख्या के मध्य कितना असमानता है, किस तरीके से आय का वितरण है, उसको लॉरेंज वक्र बताता है ना। लॉरेंज वक्र कैसे कहता है, लॉरेंज वक्र कैसे कहता है, देखो नॉर्मली क्या है कि ये इनकम है किसी क्षेत्र विशेष की और ये उसकी जनसंख्या है। तो नियम ये कहता है कि एक आदर्श अवस्था ये है कि जैसे जैसे उसका ये अगर एक आदर्श है इसमें सीधी रेखा है, ये पूर्ण समानता को बताती है कि अगर इस तरह की रेखा है, अगर लॉरेंज वक्र में आती है इस तरीके से लोगों की जनसंख्या बढ़ने के साथ लोगों की इनकम बढ़े और उसका वितरण सही हो रहा है, तो ये है पूर्ण समानता। लेकिन अगर मान लें कोई 2 साल की मैं ले रहा हूँ, जैसे 2011 की अगर मैं ले रहा हूँ भारत की, तो मान लें ये वक्र एक 2011 का तो हो गया कर्म, और 2013 का मैं ले रहा हूँ 2013 का ये हो गया। तो जो इस आदर्श रेखा से जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतनी ही ज़्यादा असमानता को बताएगा, और जो इस आदर्श रेखा के जितना पास होगा वो उतनी ही ज़्यादा समानता की ओर बढ़ रहा। तो ये इसमें देखेंगे हम, तो ये मान लें अगर ये वाला 2013 का है और ये वाला 2011 का है, इसका मतलब 2013 में आय असमानता ज़्यादा है, इसलिए लॉरेंज वक्र इस चीज़ को बताता है कि आय समानता का वितरण लॉरेंज वक्र करता है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है आपको प्रीवियस सवाल के लिए कि लॉरेंज वक्र क्या बताता है। तो लॉरेंज वक्र किसी देश की जनसंख्या और उसमें आय का वितरण है उसको बताता है कि कितनी असमानता है उसमें। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कितना परसेंटेज, कितना कम परसेंटेज हो, इसको मापक देने के लिए गिनी गुणांक आया था। तो ये भी उसी तरह से आय की असमानता का गुणात्मक मापन करता है, और उसने एक फॉर्मूला दिया है, जैसे एरिया ऑफ ए तो इसका एरिया और एरिया ऑफ बी इसका एरिया, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद ये निकाला है कि अगर इसका मान 0 आता है तो इस बात का संकेत है कि पूर्ण समानता है, और अगर इसका मान 1 आता है तो इस बात का संकेत है कि इसमें, क्योंकि 1 आएगा तो ये बहुत दूर जाएगा, तो जितना ज़्यादा दूर जाएगा ये, इसका मतलब असमानता उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो 1 पूर्ण समानता, पूर्ण असमानता को बताता है, और 0 पूर्ण समानता को। ये चीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। अगर किसी देश की GDP बढ़ रही है और उस देश में अगर गिनी गुणांक का मान 1 की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें असमानता बढ़ी हुई है। और अगर किसी देश की GDP बढ़ रही है, अगर किसी देश को समावेशी विकास करना है तो गिनी गुणांक का मान उसको क्या करना होगा, कम करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना। अभी इस फॉर्मूले में ज़्यादा मत पढ़ना,
ये फॉर्मूला बहुत कैलकुलेशन होने के बाद आ जाएगा। अभी हमको सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि 0 का मतलब मान होता है पूर्ण समानता और 1 का मतलब होता है पूर्ण असमानता। इसके बाद एक IQR होता है जिसको इनकम क्विंटाइल रेशियो भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको जारी करने वाली संस्था है UNDP है, आपको पता है, और इसे 2020 भी रेशियो बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि समानता, ये भी आय के वितरण को बताता है। कैसे कि मान लो किसी देश में टॉप अमीरों की एवरेज आय, टॉप 20% अमीरों की एवरेज आय कितनी है, और उसी देश में टॉप लीस्ट गरीब, जो सबसे ज़्यादा गरीब है, उनकी औसत आय कितनी है, उसके बीच में अनुपात को बताता है। अगर मान लें, क्योंकि अमीर इसमें ऊपर है, तो अगर अमीरों की ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब अगर IQR का मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब अमीर असमानता ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे एक उदाहरण दे दूँ मैं, मान लें 2011 और एक उदाहरण देता हूँ मैं 2013 का। 2011 में मान लें अमीरों की इनकम थी 400 रुपये और गरीबों की इनकम थी मान लें 100 रुपये, तो ये रेशियो कितना आया 4, ठीक है। अब मान लें 2013 में अगर मैं बात करूँ IQR का मान कितना आया 4। अगर मैं बात करूँ 2013 में तो अमीरों की इनकम बढ़ी मान लें 5 से और गरीबों को हो गई 2 से बढ़ गई, तो ये कितना आया आपको पता है 2.5। तो इसका मतलब समानता बढ़ी है क्योंकि इनकी इनकम ज़्यादा बढ़ी है इनकी वजह, ठीक है ना। तो समानता ज़्यादा बढ़ी है, तो IQR का मान अगर घट रहा है तो ये इस बात का संकेत देता है कि समानता बढ़ रही है, और IQR का मान बढ़ रहा है इसका मतलब असमानता बढ़ रही है। ये चीज़ आपको समझने की जरूरी है। जैसे IQR बढ़ा तो असमानता बढ़ी, IQR घटा तो असमानता घटी, और असमानता बढ़ी है इसका मतलब समानता यहाँ पर घटी। तो ये चीज़ आपको समझना है, IQR इस संकेत को बताता है। इसके बाद आता है कुजनेल्स ग्राफ। ये दो चीज़ों के मध्य संबंध बताता है। एक तो बताता है कि PCI पर कैपिटल इनकम वर्सेज पर्यावरणीय ह्रास, और दूसरा पर कैपिटल इनकम वर्सेज आय असमानता। जैसे इसमें क्या कहता है कुजनेल्स ने क्या बोला इसमें, इसके अंदर कुजनेल्स क्या बोलता है, सही बोलता है। जैसे मान लो ये है, जैसे ये बोला इसमें लिखा हुआ है, ये तो है पर कैपिटल इनकम का और ये है मतलब पर्यावरण ह्रास का लेते हैं पहले, तो सही बात है। अगर किसी देश में पर कैपिटल इनकम बढ़ती है तो प्रारंभिक अवस्था में आपको पता है जब पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण होगा, तो उसमें पर्यावरण ह्रास है, उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन जब उसके पास बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ जाएगी तो लोग उसके बाद आपको पता है विकास में हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, तो इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, पर्यावरण ह्रास कम होने लग जाएगा, ठीक है। जैसे अब आप देखो एक टाइम पर इंग्लैंड था या ये यूरोपियन देश थे, इन्होंने शुरू में बहुत ज़्यादा अपना डेवलपमेंट किया, पर कैपिटल इनकम बढ़ाई, तो इसे बहुत ज़्यादा पर्यावरण का उन्होंने नुकसान किया यूरोप के देशों में, आपको पता है। लेकिन आज वो डेवलपमेंट हो गए तो अब धीरे धीरे अब वो विकास का उन्होंने वो मापक अपनाया है जिसमें उनके पर्यावरण का हाथ ज़्यादा नहीं होता। तो इसने कुजनेल्स ने बोला कि जब इनकम बढ़ेगी तो एक सीमा तक आप पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ह्रास करोगे, लेकिन उसके बाद जब आपके पास संसाधन अच्छे हो जाएंगे तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर देंगे तो पर्यावरण ह्रास कम होता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा संबंध क्या होता है कि जब पर कैपिटल इनकम बढ़ती है शुरू में आपको पता है उसका फायदा कुछ ही लोगों को मिलता है, तो कुछ ही लोगों की आर्थिक वृद्धि बढ़ती है, इससे आय समानता बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ते जाते हैं तो उस आर्थिक क्रियाकलाप में धीरे धीरे और लोग भी शामिल होते जाते हैं, तो उनको धीरे धीरे इनकम जनरेट हो जाती है, तो धीरे धीरे आय असमानता भी एक टाइम के बाद कम होने चल जाती है। तो ये बात हुई ऐसे। जैसे अगर देखें भारत में 1970-80 के दशक में असमानता बहुत ज़्यादा थी, आज असमानता उतनी नहीं है। तो कुजनेल्स इन दो चीज़ों को बताता है, ये ध्यान रखना किसको संबंध बताया, फ्री में सवाल पूछ सकता है। फिर आता है फिलिप बाकर। फिलिप बाकर वो मुख्य रूप से इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के मध्य संबंध बताता है फिलिप बाकर। और इन्फ्लेशन का मतलब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में ज़्यादा वृद्धि होना और उसकी तुलना में मुद्रा की कीमत बहुत कम होना। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 kg अगर मैं टमाटर बोलूँ तो 1 kg टमाटर मिल रहे हैं आज मान लें 10 रुपये में, ठीक है। और अगर मान लें उसकी कीमत बढ़ गई, अब 1 kg मिल रहे हैं मान लें 20 रुपये में, तो इसका मतलब यहाँ देखा होगा कि आलू टमाटो की कीमत तो बढ़ गई, ठीक है ना, टमाटो की कीमत बढ़ गई है ना, लेकिन मुद्रा की कीमत घट गई, क्योंकि 10 रुपये में जो पहले 1 किलो आता था आज 10 रुपये कितनी वैल्यू है कि उसमें आधी किलो आता है। इसका मतलब मुद्रा की वैल्यू, इसे बोलते हैं हम इन्फ्लेशन, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत तो बढ़ जाती है लेकिन मुद्रा की वैल्यू घट जाती है। तो ये एग्जाम्पल से आप उसको समझ लेना। तो इन्फ्लेशन और मतलब बेरोजगारी के मध्य संबंध बताता है फिलिप बाकर। और फिलिप ने एक चीज़ बोली है, फिलिप ने बोला है कि देखो अन्य फैक्टर ठीक रहे, मतलब अन्य फैक्टर अगर कोई दिक्कत खड़ी ना करे तो मुख्य रूप से इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, ये बात बोलते हैं फिलिप। इनका मानना यह है कि जैसे मान लें अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी वस्तुएं महंगी हो रही है तो एक उत्पादक चाहेगा कि उसको ज़्यादा लाभ कमाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ाएगा लाभ कमाने के लिए, और आर्थिक क्रियाकलाप करेगा ज़्यादा तो इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देगा,
ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देगा तो बेरोज़गारी घटेगी। ये बात बोलते हैं फ्लिप, यानी कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसमें आर्थिक क्रियाकलाप है और ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक उत्पादक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहेगा और इस आधार पर उसमें रोज़गार का सृजन ज़्यादा होगा तो बेरोज़गारी घटेगी। वहीं दूसरी ओर, लेकिन ये एक इसकी स्थिति ठीक है, लेकिन ये जो फ्लिप वक्र वहाँ जाके फेल हो जाएगा, क्योंकि अब मान लो फ्लिप वक्र दीर्घकाल के लिए फेल हो जाता है। कैसे? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो क्या है कि एक टाइम के बाद लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि कोई वस्तु अगर बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो लोग डिमांड करना ही बंद कर देंगे और डिमांड कम कर देंगे और सप्लाई उसके बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब लोगों ने डिमांड कम कर दी, सप्लाई अब ज़्यादा रहे, सप्लाई उसी अनुपात में बढ़ रही है लेकिन डिमांड कम कर दी, जो सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि फिर उत्पादक को क्या होगा, कीमत अच्छी नहीं मिलेगी। तो फिर उत्पादक क्या करेगा, उत्पादन करना कम कर देगा। उत्पादन कम करना करेगा तो लोगों को बाहर कर देगा नौकरी से, जॉब से, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसलिए कह सकते हैं कि फ्लिप वाली जो बात है वो लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं है, अल्पकालीन टाइम के लिए ठीक है। ठीक है ना। अब एक मान ली एक सिचुएशन इकोनॉमी में होती है स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और मुद्रास्फीति भी बढ़ती है, तो यहाँ जाकर के फिलिप वक्र सिद्धांत तो फेल हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फिलिप वक्र का सिद्धांत क्या है। ठीक है ना। इसके बाद आता है एंजल वक्र। एंजल वक्र की अगर मैं बात करूँ तो एंजल वक्र है, ये क्या करता है कि आय और उपभोग के बीच क्या संबंध है, आय और उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच क्या संबंध है, उसको दिखाता है एंजल वक्र। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। कैसे? देखो, अगर आपने एक चीज़ देखी होगी तो देखो, अगर किसी व्यक्ति की जब इनकम बढ़ती है तो आपको पता है कि उसकी एक्सपेंडिचर भी बढ़ने लग जाता है, और जब व्यक्ति की प्रारंभिक अवस्था में इनकम बढ़ती है तो व्यक्ति अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करना चालू करेगा। ठीक है ना। लेकिन व्यक्ति की और इनकम बढ़ती है तो उसके बाद व्यक्ति है वो विलासितापूर्ण वस्तुओं पर खर्च करना चालू कर देगा। जैसे मान लिया अगर कोई व्यक्ति शुरू में बेचारे की इनकम 10,000 रुपये थी, तो अभी मुख्य रूप से वो चीज़ें खरीदेगा वो जो मुख्य रूप से भी घर के लिए ज़रूरत है, लेकिन इनकम बढ़ते बढ़ते टाइम उसकी मान लिया 50,000 होगी, तो अब वो विलासितापूर्ण वस्तु है, हाई फाई बुलेट गाड़ी, ऐसा खर्च करना वो चालू कर देगा। ये बात सही बात है, एकदम प्रैक्टिकल भी दिखती है। और इसने बोला कि आय में वृद्धि और उपभोग में वृद्धि हो अलग अलग वर्गों में अलग अलग होती है। जैसे एक है निम्न वर्ग, एक है मध्यम वर्ग और एक उच्च वर्ग। निम्न वर्ग की जितनी इनकम बढ़ेगी उसी मात्रा में वो खर्च करेगा, क्योंकि उसकी जितनी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होंगी। भाई जितनी इनकम बढ़ी उसी मात्रा में वो खर्च करेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा है। मध्यम है, उसकी तुलना में जितनी इनकम बढ़ेगी उस तुलना में खर्च नहीं करेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उसको पहले से कंप्लीट कर चुकी है। लेकिन उच्च वर्ग की बात करूँ तो उसकी जिस अनुपात, अब आपको पता है उच्च वर्ग की इनकम बढ़ेगी करोड़ों में, तो क्या वो करोड़ों में थोड़ी खर्च करेगा। तो उच्च वर्ग में जितनी इनकम बढ़ती है उस अनुपात में वो खर्च बहुत कम करता है, क्योंकि उसकी चीज़ें पहले से ही कंप्लीट हो चुकी होती है। तो ये अलग अलग वर्ग में जो भोग का स्तर है वो भी अलग अलग होता है। ये बात एंजल वक्र के द्वारा बताई गई है। तो ये चीज़ें हमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना। प्रीलिम्स में क्या आता है, एंजल वक्र क्या बताता है, तो आय उपभोग के मध्य संबंध उसको बताता है। इसके बाद अगर देखें हम फिलिप वक्र क्या बताता है, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में संबंध बताता है। अगर मैं बात करूँ कुजनील वक्र, तो ये दो चीज़ों में संबंध होता है, पीसीआई वर्सेज पर्यावरण ह्रास और पर कैपिटल वर्सेज आय समानता को बताता है। IQR है, ये आय समानता वितरण को देखता है। गिनी गुणांक या आय समानता गुणात्मक जो वितरण है उसको बताता है। ठीक है। इसी प्रकार लॉरेंज वक्र है, ये जनसंख्या की आय और उसमें होने वाले वितरण को बताता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये प्रीलिम्स में सवाल डायरेक्ट आते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय इनकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपकी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगी। तो इसको फिर हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं तक रोक देते हैं। ओके, थैंक यू। अगर कोई भी चीज़ इसमें आपको लगे कि समझ में नहीं आ रही तो आप उसको पूछ लो, क्योंकि यहाँ आपको बेसिक चीज़ें इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसकी कि आप अच्छे से सवाल आएगा तो उसको अच्छे से समझ के आप आराम से चिन्ह लगा सकते हो, और बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो वो चीज़ें, और आपने लगभग इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं कि सारी चीज़ें इसमें से आपने पढ़ रखी होगी, और ऐसा कोई चीज़ तो इसमें है नहीं कि जो आपने नहीं पढ़ा होगा। डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें इसमें से आपने पढ़ी हुई होंगी, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो उसको। ओके, सभी को धन्यवाद।